हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ईवीएस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है यानी कि पर्यावरण अध्ययन की, उसमें आज हमारा पार्ट 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उनको देख लें। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, आज के वीडियो के लिए हमने जो पहले चैप्टर लिया है उसमें एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बच्ची की जिसका नाम है ओमना। ओमना अपनी नानी के घर जा रही है केरल, जो कि रहती है गुजरात में। वो गुजरात से केरल जा रही है अपनी नानी के घर छुट्टियां मनाने के लिए। तो यहाँ पर चैप्टर में बताया गया है कि उसने गुजरात से लेकर केरल तक के रास्ते में ट्रेन के सफ़र से जो जो चीज़ें देखी वो अपनी डायरी में उसको लिखती जा रही थी अपनी फ्रेंड के लिए। उसकी फ्रेंड जिसका नाम है राधा, उसके पैर में चोट के कारण वो उनके साथ नहीं जा सकी है, इसलिए उसने सारी चीज़ों को अपनी डायरी में नोट कर लिया है अपनी फ्रेंड को बताने के लिए। तो यहाँ पर वैसे तो ये ट्रेन गुजरात के कच्छ से चली है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो ये है कि गोवा से केरल तक के रास्ते में, रेल रास्ते में, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, रेल रास्ते में यानी कि ट्रेन के सफ़र में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर जब दो स्टेट्स की बात आई है तो पहले हम मैप में इनका लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर जूम करके देख लेते हैं कि ये है गोवा। हम गोवा पहले भी एक वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद देखिए, ये है नीचे की तरफ आपका पड़ता है केरल। ये देखिए, ये गोवा है और ये है केरल। गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। और अगर हम बात करें यहाँ पर गुजरात की, जहाँ से वो ट्रेन चली थी, तो ये है देखिए गुजरात। और गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। तो जो ट्रेन थी वो गुजरात से चली थी। अब देख लेते हैं हम कि गुजरात से लेकर केरल तक के रास्ते में कितने स्टेट पड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होगा आपका गुजरात। गुजरात के बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है गोवा, फिर है कर्नाटक और फिर लास्ट में आता है आपका केरल। इसके अलावा देखिए, अगर हम केरल की बात करें तो केरल की जो सीमाएं हैं वो किन किन राज्यों से लगती हैं वो भी हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ चुका है। तो देखिए, केरल की जो सीमा है वो लगती है, एक तो लगती है तमिलनाडु से और इधर ऊपर लगती है कर्नाटक से, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु केरल से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। तो आपने मैप देख लिया। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो कि सीटेट 2015 में पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। ऑप्शंस हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो देखिए, महाराष्ट्र तो नहीं होगा क्योंकि महाराष्ट्र काफ़ी ऊपर है, गुजरात से नीचे है। तो महाराष्ट्र की जो सीमा है वो तो केरल से नहीं लगेगी। इसके बाद है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, फिर है कर्नाटक और तमिलनाडु, और डी है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले हम आपके लिए एक बार मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, केरल की जो सीमा है वो लग रही है आपकी कर्नाटक से और तमिलनाडु से। तो कर्नाटक और तमिलनाडु जिस ऑप्शन में होंगे हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका है सी, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए फ्रेंड्स, हम साथ के साथ जितने भी स्टेट हैं, कौन से उनके पड़ोसी राज्य हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते चलेंगे, जिससे मैप की क्वेश्चंस हमें बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, केरल की जो भाषा है, यानी कि केरल में जो भाषा बोली जाती है वो है मलयालम। अब यहाँ पर बताया गया है चैप्टर में कि मलयालम में वलियम्मा, माँ की बड़ी बहन को यानी कि मौसी को,
और अम्मू माँ अपनी माँ की माँ यानी कि नानी को कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पर केरल की ही, कि केरल में नाव को फेरी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्यों आई है कि जो ओमना थी वो ट्रेन से सफ़र करने के बाद उसने एक फेरी में यानी कि नाव में बैठी थी, और केरल में नाव को फेरी कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये है फेरी। और फेरी कहाँ कहा जाएगा? नाव को केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर ट्रेन की बात हुई है तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है ट्रेन टिकट के बारे में, यानी कि ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है उस बारे में यहाँ बताया गया है। तो देखिए ट्रेन की जो टिकट होती है उस पर ट्रेन का नंबर होता है। इसके अलावा सफ़र शुरू होने की तारीख, यानी कि किस डेट को आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। इसके अलावा बर्थ का नंबर, यानी कि आपकी जो सीट है उसका नंबर, और किराया, यानी कि आपको कितना किराया देना है अपने सफ़र का, वो भी सब ट्रेन की टिकट पर लिखा होता है। आप सभी ने ट्रेन में कभी ना कभी सफ़र किया होगा, और जब आपने टिकट ली होगी तो उस पर देखा होगा कि उस ट्रेन की टिकट पर ट्रेन का नंबर, जर्नी स्टार्ट होने की जो डेट होती है, इसके अलावा सीट का नंबर और जो किराया होता है वो लिखा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं हम रेलवे टाइम टेबल की। तो देखिए रेलवे टाइम टेबल जो होता है उससे भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं, जैसे कि ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुँचेगी, यानी कि जो भी ट्रेन के रास्ते में जितने भी स्टेशन आएंगे उन स्टेशंस पे उस ट्रेन के पहुँचने का क्या समय है वो लिखा होता है रेलवे टाइम टेबल में। किस समय वो स्टेशन छोड़ेगी, यानी कि कब पहुंचेगी और कब वहां से निकलेगी। इसके अलावा कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि जहां से ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है और जहां जो ट्रेन है उसका आखिरी स्टेशन है, उनके बीच की जो दूरी है वो भी रेलवे टाइम टेबल में लिखी होती है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो रेलवे टाइम टेबल होता है वो हमें मिलता कहाँ से है, तो हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है नेक्स्ट चैप्टर में कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो एक वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं और ये रहने वाली हैं आंध्र प्रदेश की। ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं। फ्रेंड्स चलिए आंध्र प्रदेश भी हम उसमें मैप में देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपका आंध्र प्रदेश। ये देखिए और जूम कर लेते हैं इसे। ये है आंध्र प्रदेश, आप देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें है तमिलनाडु, इधर कर्नाटक, इधर तेलंगाना और यहाँ उड़ीसा, और ये हो गए आपके आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से अपनी स्टोरी पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जो बताया गया है कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी, आप इनकी पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये देखिए इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि इनके जो पापा हैं वो पुलिस में हवलदार हैं। क्या है, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं, और जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वज़न उठाने का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया था। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो एक वेट लिफ्टर है। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और इनके जो पिताजी हैं वो पुलिस में हवलदार हैं, और जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वज़न उठाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा देखिए इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। इसके अलावा इन्होंने भारत के बारे में इनकी इंटरनेशनल मेडल जीते हैं, जिनकी संख्या कितनी है 29, यानी कि 29 है। इसके अतिरिक्त इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि ये एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। इसके अलावा इन्होंने 29 मेडल भी जीते हैं।
अब देखिए इसी चैप्टर में एक 3 बहनों की कहानी भी बताई गई है। ये वो 3 बहनों के नाम हैं ज्वाला, लीला और हीरा। ये जो तीनों बहनें हैं ये मुंबई में रहती हैं और ये तीनों बहनें कबड्डी खेलती थीं, इसके अलावा ये दूसरों को सिखाती भी थीं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ज्वाला हैं उनमें से वो बताती हैं कि जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को ये खेल खेलने की इजाज़त नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियाँ कबड्डी खेलेंगी, छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा। और कबड्डी में उनको लड़कों वाले कपड़े पहनते हैं, इसलिए भी लोग अपनी लड़कियों को कबड्डी खेलने से मना कर देते थे। लेकिन जब ये तीनों बहनें बहुत छोटी थीं तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उनकी माँ और मामा ने इन तीनों बहनों को पाला था। उनके जो मामा थे वो खो खो और कबड्डी खेला करते थे, उन्हीं से ये शौक़ इन बहनों में भी आ गया। इसके अलावा ये बताती हैं कि करीब आज से 50 साल पहले जब इन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे और उनके माता पिता भी या परिवार के लोग भी उनकी मदद नहीं करते थे। लेकिन वो बताती हैं कि हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी ज़रूर खेलना चाहिए और उनकी माँ और मामा ने भी उनको कभी नहीं रोका। फिर इन तीनों बहनों ने कबड्डी खेलना सीखा और इसके अलावा इन्होंने अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी इस खेल में शामिल किया और इसके बाद इन्होंने कबड्डी का एक क्लब भी बनाया जो इतने सालों बाद भी आज चल रहा है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर इस चैप्टर में अपने मैचेस के बारे में बताया है, जो उन्होंने कबड्डी के मैच खेले थे उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और ये बताती हैं कि उनके जीवन में कबड्डी को लेकर बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थीं, परंतु कबड्डी खेलने का जो मज़ा था वो कभी भी उनके लिए कम नहीं हुआ और उनकी जो सबसे छोटी बहन थी हीरा, वो कबड्डी कोच भी बनी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चैप्टर इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और देखिए चलते चलते एक कोट देख लेते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि वह बदलाव बनो जो दुनिया में देखना चाहते हैं। देखिए कल थी गांधी जयंती, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम गांधी जी का एक विचार देख लेते हैं कि अगर आप दुनिया में कोई भी चेंज देखना चाहते हैं तो सबसे पहले वो चेंज आपको खुद में लेकर आना होगा। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि लोग मास्क पहने, दूरी बनाएं, सफाई रखें, तो इसकी शुरुआत आपको खुद से ही करनी होगी। तो आई होप आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।